हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। ये जो चैप्टर है ये सितंबर के लिए एप्लीकेबल है, साथ ही जनवरी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और आपको कुछ भी जो अमेंडमेंट्स होंगी जो सितंबर के लिए या आगे एप्लीकेबल होंगी, उसके लिए जो भी अमेंडमेंट्स होंगे ना, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। तो इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, आप इसको देखें आराम से। जो भी सिलेबस डला हुआ है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। जो मई और नवंबर 25 के वीडियो हैं सारे के सारे वही सितंबर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। मैंने जैसा कि बताया कि अगर कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट आएंगी या फिर जो भी अमेंडमेंट रहेंगी वो अलग से थोड़ी बहुत नाम नाम की वो अलग से, ठीक है ना, जो भी वीडियो एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपको दे दूंगा उसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई का जो चैप्टर है दोस्तों, ये सप्लाई का चैप्टर मई 25 के टाइम पे मैं डाल नहीं पाया था, ठीक है, तो मैं अब इसको डाल देता हूं ताकि कंप्लीट सिलेबस वहां पे हो जाए, ठीक है। तो जो भी एक आधा चैप्टर रहता है वो सारा मैं पूरा कर दूंगा। तो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने दे रखा है, आप लोग इस चैप्टर का कम से कम 4 बार रिवीजन करें। 1, 2, 3 और 4 इसी तरीके से सर्कल लगा के भर लें ताकि याद रहे कि कितनी बार रिवीजन हो गया है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया है यहाँ पे। स्टडी मैट अगर आप देखोगे, स्टडी मैट वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एकदम डीप और डिटेल में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर आपको डिटेल में ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है और इसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। क्या ये डेफिनेशंस रटने की जरूरत है? नहीं रटने की जरूरत है, ठीक है ना। गुड्स और सर्विस, ये दो ऐसी डेफिनेशन है जिनको एक बार रीड करने की जरूरत है ताकि पता हो कि गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विस का मतलब क्या होता है। क्योंकि सप्लाई जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस की बात करता है, ठीक है ना। सप्लाई चैप्टर कहता है कि भैया सप्लाई उसी को मानेंगे, ठीक है ना, जो या तो गुड्स है या सर्विस है। अगर गुड्स और सर्विस से बाहर कुछ है तो फिर समझ लो कि वो सप्लाई ही नहीं है, ठीक है ना। और सप्लाई नहीं है तो फिर टैक्स तो लगता ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस में क्या आता है वो पता होना चाहिए। तो गुड्स के अंदर क्या कहता है, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज याद रखना, सिक्योरिटीज जैसे कि डेरिवेटिव होते हैं ना, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होते हैं। और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होता है ना ही सर्विस होता है, इसलिए क्या नहीं है वो, सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो ठीक है ना भैया, जीएसटी भी नहीं है, बात खत्म। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो गुड्स मतलब मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ठीक है ना। एक्शनेबल क्लेम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to and or forming part of land which are agreed to serve before supply or under a contract of supply. Just read, understand, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा कुछ भी, ठीक है ना। मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है ना, मनी एंड सिक्योरिटीज बट, ठीक है ना, इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स, ठीक है, कन्वर्जन बाई कैश और बाई एनी अदर मोड from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। अब आप कहोगे कि सर इनको क्या करें, ठीक है ना, ये दोनों डेफिनेशन क्या करें। जस्ट रीड करनी है आपको, जस्ट रीड करनी है, ठीक है ना, रीड करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बात बात खत्म। यहाँ पे दे रखा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक वर्ड होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या होता है, ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। गवर्नमेंट का मतलब जब भी गवर्नमेंट वर्ड लिखा मिलेगा इस चैप्टर के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। फैमिली के अंदर क्या होता है यहाँ पे वो बता रखा है, फैमिली में क्या है, ठीक है ना। सप्लायर कौन होता है यहाँ पे वो बता रखा है, सप्लायर क्या होता है, ठीक है ना। रिसिपिएंट कौन होता है, रिसिपिएंट वर्ड यहाँ पे बता रखा है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, सीधी सी बात है। टैक्सेबल टेरिटरी टू विच प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इंडिया, ठीक है। तो टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है इंडिया, ठीक है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर जो कोई भी कंट्री है तो वो इंडिया के बाहर यानी फॉरेन कंट्री है, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक एक वर्ड इन डेफिनेशंस का रटना नहीं है,
ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको जो सबसे जरूरी है वो है गुड्स के अंदर क्या आता है और सर्विस के अंदर क्या है। हालांकि इनको भी जस्ट रीड करना है, ठीक है ना। और एक दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बाकी आप जस्ट रीड करके छोड़ देना है और बिल्कुल चाहो तो फिर कभी भी मत देखना। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मेन चैप्टर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के लिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के लिए मोटी मोटी 5 या 6 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेड्यूल 1, ठीक है ना। कुछ शेड्यूल है यहाँ पे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, ये 3 शेड्यूल दे रखे हैं यहाँ पे। ये तीनों शेड्यूल एग्जाम के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, 2 चीजें वो होगी। तो ये 5 चीजें होगी। 5 चीजों के अलावा कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ क्लैरिफिकेशंस होती हैं, 1-2 वो इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हालांकि चैप्टर बहुत डिटेल में है तो ढंग से आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझा रखा है इसने सप्लाई का, ठीक है ना। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो इसका सेक्शन है सेक्शन 7। सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होता है। और सप्लाई में क्या एक्सक्लूड होता है, यानी क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये होता है। सिंपल भाषा में अगर ध्यान रखना चाहो तो सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, शेड्यूल 1 के अंदर जो चीजें दे रखी है वो सप्लाई में इंक्लूड होती है, शेड्यूल 2 के अंदर जो दे रखी है वो इंक्लूड होती है, और शेड्यूल 3 के अंदर जो दे रखी है वो एक्सक्लूड होती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखोगे तो भी चल जाएगा। हालांकि आगे मैंने ये 5 की 5 चीजें एक्सप्लेन भी कर रखी हैं और ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या आपको कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, वो सब मैं बताता चलूंगा। यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो खाली। 7(1)(a) सेक्शन क्या कहता है, सप्लाई के अंदर ये कहता है सभी ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इस तरीके के काम कर रहे हो, सब सप्लाई में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए सप्लाई बनाने के लिए। क्या, एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो कंसिडरेशन में नहीं है तब भी सप्लाई होगी, या फिर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी वो सप्लाई हो सकती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बात ध्यान रखनी है और भूल जाओ इसको। आगे ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, 7(1)(b) सेक्शन दे रखा है। ये क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड इंपोर्टेंस ऑफ सर्विस। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, ठीक है ना, फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को सप्लाई होने के लिए क्या है, चाहे वो गुड्स हो सर्विस हो, उसको सप्लाई होने के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन का होना भी जरूरी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी होना जरूरी है। लेकिन नीचे ही इसने बोल दिया क्या, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो फॉर ए कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है, ठीक है। यहां पे कहता है 7(1)(c) के अंदर ये कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन है जो शेड्यूल 1 में आती हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी सप्लाई बन जाती हैं। जबकि हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन नहीं है तब भी सप्लाई हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, सप्लाई। अब यहाँ पे 7(1)(a) क्या कहता है, सप्लाई के अंदर यहाँ पे कहता है कि शेड्यूल 2 में दे रखा है, कहाँ पे, शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, कि जो सप्लाई है वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकती है या सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकती है। आगे चलते हैं, एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या दे रखा है कि सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 चीजें सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। आप दूसरी चीज ना भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना कि शेड्यूल 3 के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन दे रखी है वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती है, उन्हें सप्लाई नहीं मानते हैं, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो। तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिख रखी है, चलो इसको भी रीड कर लेते हैं। सच एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी notified by the government on recommendation of council shall be treated neither, ठीक है ना, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे उसको, ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो ट्रांजैक्शन किसके द्वारा की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जहां पे वो एज ए पब्लिक अथॉरिटी वहां पे एंगेज है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये आपको चीज पता होनी चाहिए तो भी काफी है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलेंगे यहाँ पे। अब ये जो चीज है ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सप्लाई, और सप्लाई बनाने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 कंडीशन अगर पूरी हैं तो वो चीज सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। पहला, गुड्स या तो वो चीज गुड्स होनी चाहिए या सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या तो गुड्स की या सर्विस की। गुड्स और सर्विस को छोड़कर कुछ भी है तो सप्लाई नहीं हो सकता कभी भी, वो आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है ना। अगर गुड्स और सर्विस के बाहर कुछ भी है तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा,
पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब ठीक है, बोलो क्लियर है। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ठीक है ना। ये तीन पैरामीटर सप्लाई के हैं या कंडीशंस बोल दो इनको, तो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। लेकिन इनके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक तो है एक्सेप्शन, ठीक है ना, शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 में मैंने पहले ही बताया था, नहीं याद तो मैं दोबारा बता देता हूँ। शेड्यूल 1 क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं फिर भी सप्लाई है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन ये इसका एक एक्सेप्शन है, ये किसका क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शन है कि भैया कंसिडरेशन नहीं है तब भी सप्लाई है। ये शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था एक कंडीशन ये है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन एक इसका भी एक्सेप्शन है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सप्लाई बन जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंसिडरेशन होगा तो चलेगा, ठीक है ना। और वो वेदर, ठीक है, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिख रखा है, जैसे क्या लिख रखा है, एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। ये मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स और सर्विस कवर किए गए हैं, इसके अलावा जो भी चीज है वो सप्लाई में आएगा ही नहीं, वो आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है ना। जैसे कि सिक्योरिटीज, ठीक है ना, सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात खत्म। ये बात ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पेज था, आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा, मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन है और 3 कंडीशन के 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पेज था इंपॉर्टेंट जो मैंने पीछे कराया। अब आ जाते हैं वे चीजें जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अब यहां से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा 5 चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए और कुछ क्लैरिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर हो जाता है खत्म, अगर आप दिमाग में ऐसे रखोगे तो, ठीक है ना। वो 5 चीजों में से 3 तो शेड्यूल है, वो 3 शेड्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड टू वर्ड आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला शेड्यूल, इसको खत्म करते हैं। पहले शेड्यूल के अंदर क्या कहता है, पहले शेड्यूल ये कहता है कि भैया कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे हम सप्लाई मानेंगे, हालांकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी मानेंगे। जबकि हमने पढ़ा था कि सप्लाई तभी मानेंगे जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तब भी सप्लाई मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन कहता है, शेड्यूल 1 कहता है। और शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है, इसके अंदर 4 पैराग्राफ है, ठीक है ना। 4 पैरा कौन कौन से हैं यहाँ पे वो दे रखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, और उसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि पैरा 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, तो चारों ये याद कर लेना, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। आगे बढ़ जाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं एज पर पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4 डिटेल में ढंग से। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है, आई होप क्लियर है। शेड्यूल 1 कहता है कि भैया कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई बन जाएगी, लेकिन अगर वो शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन है, यानी इन 4 पैरा में आती है तो, ठीक है ना। पैरा 1 क्या कहता है, पैरा 1 कहता है कि थोड़ा जूम कर लो, ये कहता है पैरा 1, ठीक है, दोबारा आ जाते हैं। तो पैरा 1 के अंदर क्या दिख रखा है, तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरा। पैरा 1 क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है ना, ये बात है, क्लियर है। अब क्या कहता है ये, ठीक है ना। सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए क्या, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज ए सप्लाई अंडर दिस पैरा द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड कम्युलेटिवली। इसका मतलब होता है कि सारी की सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी सप्लाई बनेगा इस पैरा के अंदर। वो कंडीशन कौन कौन सी है, पहला, तो पहला हमने ऊपर पढ़ा था ना, आप ध्यान से देखो, 2 चीजें तो यहीं से निकल जाएगी। इसने क्या बोला है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। तो पहला ये कहता है कि पहली कंडीशन तो ये है कि वो बिजनेस एसेट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वो ट्रांसफर क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। 2 कंडीशन तो ऊपर हेडिंग से ही आ गई। तीसरी कंडीशन याद कर लेना, आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट। आईटीसी क्या होना चाहिए, अवेल होना चाहिए उस बिजनेस एसेट के ऊपर, बोलो तभी तो ये सप्लाई मिलेगा। तो ये कभी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जो एक्सट्रीम है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट ये। अब जैसे मान लो बिजनेस एसेट परचेज, अब कोई बिजनेस है, उसने कोई एसेट परचेज किए, जैसे मान लो, ठीक है ना, कंप्यूटर परचेज किया किसी बिजनेस ने, तो आप ये देखो कंप्यूटर वर्ड क्यों लिया, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चंस वगैरह गिवन होते हैं स्टडी मेट वगैरह के अंदर या किसी कंपाइलर में आप देखोगे तो वहां पे कंप्यूटर वर्ड बार बार यूज किया गया है, ठीक है ना। तो मान लो कोई बिजनेस है, उसने कंप्यूटर परचेज किया, तो सबसे पहले आप देखो आईटीसी अवेल्ड है या नहीं है। अगर आईटीसी अवेल्ड हो किया है उस पर, ठीक है ना, कंप्यूटर परचेज किया तो आईटीसी अवेल्ड है, ठीक है। तो फिर ये देखो कि जब उसको बेचा गया तो विद कंसिडरेशन बेचो या विदाउट कंसिडरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना, तो दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, वो सप्लाई बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आईटीसी नॉट अवेल्ड है और फिर उसको बेचा गया है तो ये देखो विद कंसिडरेशन बेचा है तो सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन बेचा है तो सप्लाई नहीं है। क्लियर है। तो अगर कंप्यूटर परचेज करते हैं तो ये देखो आईटीसी अवेल्ड है या नहीं है। आईटीसी अवेल्ड है तो फिर आप उसको कैसे भी बेचो, विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा। आईटीसी नॉट अवेल्ड विद कंसिडरेशन बेचोगे तो ही सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन बेचोगे तो सप्लाई नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मेरे सारे एग्जांपल आईसीआई के होंगे, कोई इधर उधर का एग्जांपल नहीं होगा। तो आईसीआई ने एक एग्जांपल दे रखा, ए डीलर ऑफ एसी परमानेंटली ट्रांसफर, मान लो मैं हूं एक डीलर हूं, मैं एसी बेचता हूं। ए डीलर ऑफ एसी परमानेंटली ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज फ्लोट, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भैया सबसे पहले मैंने ऊपर बताया था ना, ठीक है ना, कि कोई बिजनेस की एसेट है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आईटीसी अवेल्ड है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन इसके अंदर क्या कहता है, आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक, मतलब आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। तो आईटीसी इज नॉट अवेल्ड मतलब ये तो आईटीसी अवेल्ड का है, तो ये होगा आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। अब ये देखना आपको विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रखा है, यानी विदाउट कंसिडरेशन, यानी नॉट ए सप्लाई, तो इट इज नॉट ए सप्लाई, बात खत्म। तो आई होप क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे। अब पैरा 2 क्या कहता है, पैरा 2 कहता है, ठीक है ना, कि भैया सप्लाई किसके बीच में है, रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेटेड पर्सन क्या होता है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना, कि भैया कोई व्यक्ति है एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है, ठीक है ना, पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई वाला पॉइंट है, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, ओके, एक उनमें से दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा तीसरे को कंट्रोल कर रहा है, मतलब दो इसका। तो ये सारी चीजें जस्ट रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा, ये काफी बार हमने पहले भी इस चीजें कई सारे चैप्टर में पढ़ा। लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपको पता होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 के अंदर। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं इस पैरा के अंदर, पहला रिलेटेड पर्सन, दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोविजन है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली तो चीज आपको पता होना चाहिए कि एक सप्लायर जो होता है, ठीक है ना, उसे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, ठीक है ना, कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, हर एक उस स्टेट के अंदर जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अगली बात क्या पता होना चाहिए कि भैया उसको रजिस्ट्रेशन तभी तो लेना है ना जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगी। हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या होती है, ठीक है ना, तभी उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ये कंडीशन है यहाँ पे। ओके, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट, उसे ऐसे स्टेट से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जहां से वो एग्जाम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई होगी तभी तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पेन बेस होता है, ठीक है ना, ओके, ये बात आपको पता ही होगी। क्लियर है, आई होप ये भी क्लियर है। ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट, हालांकि एक स्टेट के अंदर उसको नॉर्मली क्या होता है, एक ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, हालांकि वो चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, ये बात यहां पे बोल रखी है। अब पढ़ लेते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर सबसे पहली चीज जो बता रखी है, ये कहता है कि मान लो एक बिजनेस है और उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, किसी दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है ना, ओके, मान लो एक बिजनेस है दिल्ली के अंदर, एक बिजनेस है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, तो दोनों रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो दोनों ही क्या माने जाएंगे, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये कहता है कि मान लो विद इन स्टेट है, ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर एक बिजनेस है और दूसरा बिजनेस उसका दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना, विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वेदर विद इन स्टेट है, दिल्ली के अंदर है एक बिजनेस, दूसरा भी दिल्ली के अंदर है, लेकिन दोनों ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, या फिर डिफरेंट स्टेट में तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। आई होप क्लियर है। वेयर ए पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट, दिल्ली के अंदर एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर दूसरा बिजनेस है उसका, ठीक है ना, जो कि रजिस्टर्ड है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, ये बात यहां पे बोल रखी है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, अगर उसने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है ना, तो हर एक उस रजिस्ट्रेशन के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है आईसीआई ने। ये कहता है कि मान लो मोहन एक व्यक्ति है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो रजिस्टर्ड है कहाँ के अंदर, दिल्ली के अंदर। ही हैज ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसने वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, वहां पे भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो वो क्या माना जाएगा, ठीक है ना, वो वेस्ट बंगाल और दिल्ली, ठीक है ना, के अंदर क्या
क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, क्योंकि सेम पेन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा उसने। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं, अब यहां आ जाते हैं। यहां कुछ बातें दे रखी हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है ना? मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और दूसरा कहा है इंडिया से बाहर के अंदर है उसी की एंटिटी का। ठीक है ना? तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है ना? एक है एक स्टेट के अंदर, दूसरा दूसरे स्टेट के अंदर है, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है ना? एस्टेब्लिशमेंट है एक स्टेट के अंदर और दूसरा क्या है, विद इन द स्टेट है। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पे यही चीज बता रखी है। चले अब इस एग्जाम्पल को आप रीड कर सकते हो। यहाँ कहता है कि आईसीआई का एग्जाम्पल है। आईसीआई के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल इतने शानदार है, अगर आप स्टडी मेट पढ़ोगे ना, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, स्टडी मेट से अगर आप पढ़ते हो डीटी को छोड़कर, क्योंकि डीटी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप स्टडी मेट पढ़ना इम्पॉसिबल टाइप है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आईडीटी का स्टडी मेट ही पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने स्टडी मेट से नोट्स बना रखे हैं बहुत डीप में, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं साथ साथ में जिससे कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी भी बेस्ट है वहां से। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए, ठीक है, जो कि लो है, लो का पेपर, ठीक है, तो उसका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार लो के अंदर फेल हो रहे हैं। ठीक है, बार बार कई सारे अटेम्प्ट लग रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि भैया एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पढ़ के वो सोच रहे हैं कि मतलब सेल्फ पेस सेट ए क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? पहले जो पेपर आते थे वो अलग टाइप के पेपर आते थे, डे बाय डे डिफिकल्टी बढ़ रही है। हालांकि डिफिकल्टी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर रही है। फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा, ठीक है ना, कि ढंग से पढ़ें, एटलीस्ट कम से कम 10-15 दिन दें आप, और 10-15 दिन दे के तब जाके आप ढंग से पेपर दें। ठीक है ना? तो पेपर भी क्लियर होगा और साथ ही साथ वो पेपर फिर आईबीएस में भी आपको नंबर दिलाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को अभी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ सेट ए के लिए डिटेल में ढंग से, ठीक है ना, डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मेट, और उसके कोशिश करूंगा कि खुद नोट्स बना के आपको ढंग से, जैसे मैंने ये बना रखे हैं, ठीक है ना, सेट ए कराऊं, और वही चीज आपको पूरे नंबर दिला देगी। कहां पर? ठीक है ना, आपको आईबीएस के पेपर में लो का पोर्शन जो कि 10 नंबर का मिनिमम रहता है, 20-20 नंबर आज तक, अब क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट, पहले तो ये इंस्टीट्यूट कर रहा था कि भैया कुछ पेपर ऐसे थे जिसकी वेटेज ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है, अब लगभग इक्वल वेटेज दे रहा है हर एक पेपर की। तो लो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे आपके। तो बहुत ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। ऋषभ एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है ना, ऑन ए रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र। ठीक है ना? ओके, एक ऋषभ एंटरप्राइज है और वो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, सप्लायर, और वो क्या है, रेस्टोरेंट। कहां पे उनका रेस्टोरेंट? महाराष्ट्र में। इट हैज ओपन ए लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड, ठीक है ना, फॉर ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आगे कहता है, सिंस द सप्लाई ऑफ लिकर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम उत्तराखंड। इन दिस केस, ठीक है, रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लिकर शॉप इन उत्तराखंड जो कि अनरजिस्टर्ड है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था, अगर एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट के अंदर बिजनेस है, और जो बिजनेस है चाहे वो मतलब चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। आई होप क्लियर है। सप्लाई बाय महाराष्ट्र टू उत्तराखंड शॉप इन कोर्स ऑफ बिजनेस और इतने, ठीक है ना, इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई सप्लाई। बोलो क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। स्टॉक ट्रांसफर का एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। स्टॉक ट्रांसफर में क्या याद रखना है आपको, मैंने एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे दे रखा है। देखो, स्टॉक ट्रांसफर में ये बात आप ध्यान रखना, पहली बात तो 2 बातें ध्यान रखनी है, उसमें से पहली बात ये है क्या, कि जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है ना, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है लखनऊ से लेके, लखनऊ की फैक्ट्री है और स्टॉक कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, दिल्ली शोरूम में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, तो उसे सप्लाई माने जाएंगे। ऐसे स्टॉक ट्रांसफर को क्या मानेंगे, सप्लाई माने जाएंगे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? यही एग्जांपल इन्होंने नीचे दे रखा है, इंस्टीट्यूट ने यही ऊपर बना के दे रखा था। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर विद इन द स्टेट है, ठीक है ना, सेम स्टेट है, लखनऊ और कानपुर सेम स्टेट है और सिंगल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। ये बात यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे बता रखी है, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है,
अगली बात आपको जो पता होनी चाहिए, मोल्ड्स एंड डाइज, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए ठीक है ना, सबसे पहले अगर OEM ठीक है ना और CM को ट्रांसफर कर रही है, OEM का मतलब क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, क्या ट्रांसफर कर रहा है, मोल्ड एंड डाइज ट्रांसफर कर रहा है, किसको, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, किसको कर रहा है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर भी कैसे कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है ट्रांसफर, मोल्ड एंड डाइज, बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है, तो इट विल नॉट कंसिडर ए सप्लाई, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई। रीजन, ठीक है ना तो ये रिलेटेड है, ठीक है ना ही ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, और ऊपर से क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है। तो ये बात यहां पे लिख रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब अगली बात जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, मैंने आपको भी पीछे बताया भी था रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के टाइम पे, ठीक है ना, कि जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होते हैं ये रिलेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। और शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है ना। शेड्यूल 3 क्या कहता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST, ठीक है ना, तो वो एज पर शेड्यूल 3 क्या हो जाएगा, शेड्यूल 3 क्या होता है, जो भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में दे रखी है वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, बात खत्म। आगे कहता है गिफ्ट अगर दे रहा है एम्प्लॉयर, अगर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे गिफ्ट दे रहा है, अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए तक है, ठीक है ना, तो फिर नॉट ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है ना, ओके, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा और GST भी लग जाएगा, इवन, ठीक है ना, क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, कहां था अपना पॉइंट, यही था, यहां पे ये रहा, ठीक है ना। तो गिफ्ट का पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, ये रहा गिफ्ट का पॉइंट होगा, ये वाला होगा। अब आ जाते हैं परक्यूजिट्स पे। परक्यूजिट्स में क्या है, परक्यूजिट्स दे रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर कौन, अपने एम्प्लॉय को, परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे परक्यूजिट्स दे रहा है, इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्जेक्ट टू GST, GST नहीं लगेगा, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब पैरा 3 क्या कहता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट, जैसे कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा, ठीक है ना, उसमें जेठालाल को मान लो प्रिंसिपल और बाघा को मान लो क्या, एजेंट। और क्या है, हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं तो विदाउट कंसिडरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट या तो सप्लाई करता है या रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, इस वाले पैरा के अंदर क्या, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की गई है, सर्विसेज की बात नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि सर सर्विसेज की बात क्यों नहीं की गई है, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि यहां पर कंसिडरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पैरा 3 के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी कब फॉल करेगी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि जो इनवॉइस काटा गया है, जो एजेंट है, मान लो बाघा एजेंट है, उसने इनवॉइस काटा है अपने नाम में, तो पैरा 3 में फॉल कर जाएगा। अगर वो जेठालाल के नाम पर इनवॉइस काटता है तो फिर वो पैरा 3 में फॉल नहीं करेगा। बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसी तरीके का एग्जाम्पल है, आप इसको रीड कर सकते हो, हालांकि ICI का एग्जाम्पल है। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन दे रखी है, और क्लैरिफिकेशन किसके ऊपर है, डेल क्रेडिट एजेंट के ऊपर। तो डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, डेल क्रेडिट एजेंट का मतलब होता है, डेल क्रेडिट एजेंट ऐसा एजेंट, ठीक है ना, जो गारंटी देता है सप्लायर को, ठीक है ना, इन सच केस वेयर बायर फेल टू मेक द पेमेंट टू द प्रिंसिपल बाय द ड्यू डेट, डेल क्रेडिटर मेक द पेमेंट टू द प्रिंसिपल, कि भैया बायर ने पैसे नहीं दिए ड्यू डेट पे तो मैं दूंगा, टेंशन मत लो, ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, ठीक है ना, फॉर हिज, ठीक है ना, फॉर दिस रीजन, उसको जो कमीशन पे किया जाता है डेल क्रेडिटर एजेंट को, वो नॉर्मल एजेंट से ज्यादा दिया जाता है, वही होता है डेल क्रेडिटर एजेंट। मतलब नॉर्मल एजेंट पर उसमें क्या फर्क है, वो गारंटी दे रहा है कि भैया चिंता मत करो, बायर ने अगर उस टाइम पे पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, इसी वजह से उसका कमीशन ज्यादा होता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। बोलो क्लियर है। अब इसमें भी डिपेंड करता है इनवॉइस किसके नाम में कटा है, ठीक है ना, इनवॉइस किसके नाम में कटा है। अगर इनवॉइस क्या है,
अगर इनवॉइस जो काटा गया है वो डेल क्रेडिटर अपने नाम में काटता है तो फॉल कर जाएगा पैरा 3 में, अगर सप्लायर के नाम में काटता है तो फॉल नहीं करेगा। यही बात यहाँ पे बता रखी है। बाकी ये कुछ थोड़ी मोटी बातें हैं, ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है ना, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये थोड़ा बहुत रीड करना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने तो एक एक चीज दे रखी है डिटेल में बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टडी मैट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पैरा 4 के अंदर क्या दे रखा है, पैरा 4 बात कर रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि शेड्यूल 1 है, ठीक है ना, चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है, ठीक है ना, ये बात भी हमने वहां पे पढ़ी थी। तो चलिए आ जाते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, बस ये चार्ट ध्यान रखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर ये चार्ट ध्यान रखना कि विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। अगर विद कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई होगा, क्योंकि फिर वो देखो विद कंसिडरेशन है तो सब कुछ सप्लाई ही माना जाएगा, है ना, ठीक है। तो विद कंसिडरेशन तो सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन है तो डिपेंड करता है। विदाउट कंसिडरेशन है तो दो बातें हो सकती हैं, क्या, पहले तो आप ये चेक करो कि रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन है तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो सप्लाई है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो सप्लाई है, अगर विदाउट कंसिडरेशन है। अदरवाइज क्या है, नोटिस सप्लाई, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना, ये सारे के सारे आईसीआई के एग्जांपल है। झुमरू एसोसिएशन रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस, ठीक है ना। तो बोलो क्लियर है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, बोथ आर क्या होगा, हेड ऑफिस सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है भैया, हेड ऑफिस से ब्रांच सर्विस ले रहा है तो रिलेटेड होगा ना, तो रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है ना, और ऊपर से क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे आप वापिस एक बार चार्ट पे आ जाओ, अब यहाँ पे कहां फॉल कर रहा है, देखो विद कंसिडरेशन है, नहीं विदाउट कंसिडरेशन है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब या तो ये है या ये है। तो सबसे पहले देखो रिलेटेड पर्सन है, यस रिलेटेड पर्सन है। दूसरा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, यस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, यस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है, क्लियर है। मिस्टर सीए फाइनल ब्रो मैं हूं, मैंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज अपने घर के लिए, ठीक है ना, किससे किया है, अपने बेटे से जो कि यूके में रहता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो ऊपर चले जाओ, वापिस अपने पैराग्राफ में आ जाओ और देखते हैं विद कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है ना, रिलेटेड पर्सन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई है। तो ढूंढो क्या रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना, ओके, तो रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना, सन, ठीक है, रिलेटेड पर्सन है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या हुआ, नोटिस सप्लाई। बोलो क्लियर है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना, एक और एग्जांपल दे रखा है, क्या, चंपक जो है, ठीक है ना, चंपक एक प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रहा है, किससे, अपने बेटे से, ठीक है ना, और किसके लिए, अपने घर के लिए, ठीक है ना, मतलब रिलेटेड पर्सन प्लस में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो कि नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई नहीं है। वहीं पर अगर अपने ऑफिस के लिए सर्विस ले रहा होता तो क्या हो जाता, सप्लाई हो जाता। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अब शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है, अब बहुत आपने मेहनत कर लिया, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर मोटे मोटी 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अंदर क्या फॉल करता है, क्या आता है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, इसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशंस, चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत बड़ा लगेगा लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब शेड्यूल 2 के अंदर आ जाओ। शेड्यूल 2 क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सा गुड्स ऑफ सप्लाई, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, मानेंगे। दोबारा बोलता हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन है जो, ठीक है ना, कब उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, कब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है। तो इसके अंदर 6 पैराग्राफ हैं और 6 के 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए आ जाते हैं। पहला पैराग्राफ क्या कहता है, ये कहता है कि कोई ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम कोई टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी गुड्स का तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर वहीं पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, टाइटल नहीं, राइट ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का, तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है ना। और अगर टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी फ्यूचर डेट पे तो भी क्या माना जाएगा, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। यहां पे मैंने इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी दे दिए, 1, 2 और 3 एग्जांपल दे दिए। आगे चलते हैं। पैरा 2 क्या कहता है, पैरा 2 कहता है कि भैया अगर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन क्या है, लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब कोई लैंड है उसको वो क्या है, लीज पे चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, लीज वगैरह टाइप पे, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है ना। या कोई बिल्डिंग है उसको लेट आउट कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे दोनों के एग्जांपल दे दिए मैंने।
आगे कोई एक्टिविटी है उस पर ट्रीटमेंट या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियसली बात आप समझ गए की वर्ड में क्या, जॉब वर्क होगा। जॉब वर्क कैसे, ठीक है ना भैया, किसी दूसरे व्यक्ति के गुड्स पर अगर आप काम कर रहे हो तो जॉब वर्क होगा ना, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक चैप्टर के अंदर आपने जॉब वर्क पढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है ना, सोचो कि मैंने एक बड़ा सा ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, मेरा बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, एक बिजनेस एसेट थी, ठीक है ना, मैंने उसको ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, मैंने उसको ट्रांसफर किया है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, एक ऐसा बिजनेस एसेट है, ठीक है ना, जो मेरे किसका पार्ट था, बिजनेस का पार्ट था, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया है मैंने, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ पर्सन केयरिंग द बिजनेस, मैं ही तो बिजनेस केयर कर रहा हूँ ना, केयर चला रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन पे क्या किया गया, उस गुड्स को क्या किया गया, उस बिजनेस एसेट को क्या किया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब वो बिजनेस का एसेट नहीं रहा तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस एसेट है, ठीक है ना, मान लो जैसे मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, अब वो बिजनेस के लिए मैंने खरीदा था, अब मैं उसको घर पे उठा के ले गया प्राइवेट यूज के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। या फिर बिजनेस के अलावा कुछ और यूज के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना, मेरी डायरेक्शन पे, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ये वाली बात तो पढ़ोगे तो भी चले जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। यही वाली बात, वो जो प्राइवेट यूज वाली बात है, उनके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे, आप चाहो तो इसको पढ़ लो, बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। आगे पैरा 5 क्या कहता है, पैरा 5 ई मोबाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई ई मोबाइल प्रॉपर्टी है, हम उसको रेंट पे दे रहे हैं, कोई रेंट पे चढ़ा दी मैंने एक मोबाइल प्रॉपर्टी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस है। कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, सप्लाई ऑफ सर्विस है। टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके, प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग आईटी सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विस है, सब कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये तो पता होना चाहिए ज्यादा। रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। एक केबल ऑपरेटर, ठीक है ना, वो कहता है कि भैया ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में काम मत करना, ये वाले एरिया में हम अपना केबल लगाएंगे, कोई स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है ना, उसके लिए वो पैसे दे रहा है उसको, केबल ऑपरेटर को कह रहा है कि ये लो पैसे इस वाले में हमारा, तो वो क्या होगा, वो किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, तो वो है, ठीक है ना, तो उसको रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है ना, क्लियर है जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या दे रखा है, ये चीजें तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 में क्या दे रखा है कि भैया ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जिसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, जिसमें सबसे पहला पैराग्राफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, मैंने बताया ही था, अगर कोई एम्प्लॉय है वो अगर क्या है एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में काम कर रहा है, ठीक है, ओके, तो उसको तो क्या मानेंगे, शेड्यूल एज पर शेड्यूल 3 क्या होगा, ठीक है ना भैया, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ओके। अन्नपूर्णा एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है ना, इन Nilgiri Limited receive a sitting fee of ₹12,000 since as per the Companies Act 2000 independent director should not, ये एम्प्लॉय नहीं होता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना, तो क्या हो जाएगा अगर एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो है नहीं शेड्यूल 3 में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन द कोर्स, ठीक है, क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अन्नपूर्णा टू इतने आर नॉट इन द कोर्स ऑफ, ठीक है ना, बिजनेस, लेकिन सप्लाई तो माना जाएगा, सप्लाई तो ये माना जाएगा। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आरसीएम, याद हो तो आरसीएम लग जाता है ना वहां पे, हाँ, ओके। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। पैरा 3 में क्या दे रखा है, पैरा 3 कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं अगर वो फंक्शंस कर रहे हैं तो वो फिर, ठीक है ना, वो शेड्यूल 3 के अंदर आ जाएगा, मतलब ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई पंचायत है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, या ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय पर्सन, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ जस्टिस है, ठीक है ना, इस तरीके की चीजें, ठीक है ना। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना, तो ये सब शेड्यूल 3 में आ जाता है। फ्यूनरल वगैरह का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी अगर कोई बिल्डिंग बेच रहा है, ठीक है ना, कोई लैंड बेच रहा है, ठीक है ना, तो ये भी शेड्यूल 3 में आ जाता है, ठीक है ना, तो ये सब बातें आप ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, पैरा 7 काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है। अगर मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, मर्चेंट ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने जापान से माल खरीदा, ठीक है ना, और वो अपने देश में एंटर भी नहीं हुआ था, और बाहर ही वो माल मैंने जापान से यूएस में बेच दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाता है, ठीक है ना, वो कहाँ जाता है, ठीक है ना, वो चीज जो क्या है सप्लाई नहीं मानी जाती है, वो शेड्यूल 3 में आ जाता है, तो ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, यही बोल रखा है इसने। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जापान,
ठीक है ना, टू अनदर टेरिटरी नॉन टैक्सेबल है वो भी यूएस विदाउट, ठीक है ना, सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इंडिया में तो एंटर हुआ ही नहीं था। तो यही पे इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। पैरा 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉन्ड सेल अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आप कहोगे कि सर बॉन्ड सेल क्या होता है। इस बॉन्ड सेल का मतलब है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया और मैंने वेयर हाउस में रख दिया। कस्टम का पॉइंट आपने कस्टम में याद करो, ठीक है ना, कस्टम के अंदर करते थे ना, ठीक है ना, कि भैया मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है मेरी फैक्ट्री में जगह ना हो सकता है मुझे भी जरूरत ना हो, तो मैंने क्या किया, उसको वेयर हाउस में रख दिया, ठीक है ना, ओके, और वहां से ही बेच दिया बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन से क्लियर करने के लिए से पहले ही उसको क्या कर दिया गया, सेल आउट कर दिया गया, ठीक है ना, सेल आउट कर दिया गया। इसके ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन भी था, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उसको बॉन्ड सेल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड सेल बोलते हैं। जैसे कि राधेश्याम इंपोर्टेड, जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और उसको कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया विदाउट क्लियरिंग, ठीक है ना, इट फॉर होम कंजम्पशन। इन मीन टाइम राधेश्याम सोल्ड दीज गुड्स टू सीताराम वाइल दे वर इन वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस में माल पड़ा था वहीं से बेच दिया, ठीक है ना, क्लियर भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है, ना तो ये शेड्यूल 3 में आ जाएगा, ठीक है ना ही तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक हाई सी सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई सी सेल के अंदर क्या है, ये आपको इंग्लिश भी याद करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि ये लिखनी होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाई कंसाइनिंग टू अदर पर्सन बाई एंडोर्समेंट ऑफ document to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India before the clearance from the home consumption। ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। पैरासोन ऑफ इंडिया इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम द जापान, इसको छोड़ो, मान लो मैं हूं, मैंने जापान से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, वाइल गुड्स वर इन हाई सी, ठीक है ना, गुड्स कहां था, समुद्र में था, ठीक है ना, अभी इंडिया में नहीं आया, समुद्र में था। तो मैंने क्या किया, वो माल बेच दिया, ठीक है, इंडिया को कोई व्यक्ति था, उसको मैंने माल बेच दिया, ठीक है ना, बाई एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जो डॉक्यूमेंट थे ना, टाइटल ऑफ गुड्स मतलब जो उसका मालिकाना हक था, वो मैंने एंडोर्समेंट कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दे दिया कि भैया तुम मालिक हो इसको, और मैंने बेच दिया। तो उस केस में क्या है, शेड्यूल 3 कहता है कि भैया, ठीक है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, शेड्यूल 2 हो गया, शेड्यूल 3 हो गया। अब पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, लगभग चैप्टर खत्म। अब सब सवाल उठता है कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मैं हूं, अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई, ठीक है ना, कर रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई, और नेचुरली बंडल है, ठीक है ना, तो उसमें से जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना, ठीक है ना, जिसमें से एक क्या होगी, प्रिंसिपल सप्लाई होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने कोई टेलीविजन खरीदा, ठीक है ना, जैसे जेठालाल है, ठीक है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें मैंने जेठालाल से क्या खरीदा, टेलीविजन खरीदा। टेलीविजन उसने मुझे बेच दिया, टीवी बेच दिया, और टीवी बेचा, उसके साथ में उसने टीवी की वारंटी भी दी, ठीक है ना, ओके ओके, वारंटी दी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, मेन तो काम क्या है, उसने सप्लाई क्या किया, टीवी किया, लेकिन एंसिलरी सर्विस क्या हो गया यहाँ पे, मेंटेनेंस या वारंटी जो दी है वो होगा, ठीक है ना। इस तरीके से, आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये होगा हुआ क्लियर, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, जो मेन सप्लाई पे जो रेट लगता है वही एंसिलरी पे लगेगा, यही बता रखा है यहाँ पे, जो मेन सप्लाई पे लगेगा। इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है ना, ओके क्लियर है। चलो, जैसे कि एक लैपटॉप खरीदा, उसके साथ बैग दिया, ठीक है ना, तो भैया जो मेन सप्लाई क्या है, लैपटॉप है ना, बैग थोड़ी ना है, तो लैपटॉप पे जो रेट है वही लग जाएगा पूरे के पूरे अमाउंट पे, यही बता रखा है। एक प्रिंटिंग से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या, इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ठीक है ना, पैम्पलेट कंटेंट सप्लाइड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, पेपर यूज बाय द प्रिंटिंग बिलोंग्स टू द सप्लाई, वो अपना पेपर यूज करता है तो भी उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्या कर रखा है, प्रिंटिंग, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। लेकिन अगर अगर ठीक है ना, एनवलप है, लेटर कार्ड है, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, लेटर कार्ड, एनवलप, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, ठीक है, नैपकिन्स, वॉलपेपर वगैरह है, ठीक है ना, तो मेन सप्लाई क्या हो गया यहाँ पे, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है, वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिनेमा से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है, ये भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अब आ जाते हैं मिक्स सप्लाई क्या होता है। मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से इंडिविजुअल सप्लाई, जिनको चाहो तो हम अलग अलग बेच सकते थे, ठीक है, लेकिन अलग अलग नहीं बेच रहे हैं,
ठीक है ना, अलग अलग नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना। दिवाली के टाइम पे होता है ना, ठीक है ना, उसमें चॉकलेट भी देते हैं, मिठाई देते हैं, केक देते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक बॉक्स में लो हुई, लेकिन चाहे तो अलग अलग बेच सकते हैं। तो ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई बोलते हैं, जो कि नेचुरल बंडल नहीं है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, जिसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जो कि नेचुरली बंडल नहीं है, ना ही वो कंपोजिट सप्लाई है, तो क्या बच गया, वो मिक्स सप्लाई हो गया। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, एक पैकेज है जिसके अंदर क्या है, दिवाली के टाइम पे फूड है, स्वीट्स है, चॉकलेट है, केक है, इसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, एक पूरा का पूरा एक टोकरी बना के दे दी, ठीक है ना। तो ये मिक्स सप्लाई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनको सेपरेटली भी सप्लाई किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये नेचुरली बंडल नहीं है, तो ये क्या है, मिक्स सप्लाई है। तो कौन सा रेट लगेगा, जो भी रेट उनमें से सबसे ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई का रेट देख लेंगे, उसमें से जो भी सबसे ज्यादा रेट होगा, जैसे इस केस में 18%, 28%, 12% का रेट है, तो सबसे हाईएस्ट रेट क्या होगा, 28%। तो पूरी वैल्यू पे क्या लग जाएगा, 28% का जीएसटी का रेट लग जाएगा मिक्स सप्लाई के केस में। बोलो क्लियर है। लेकिन वहीं पर बहुत सारी सप्लाई है, पर हर सप्लाई के ऊपर रेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो भी रेट, ठीक है ना, जो भी रेट होगा सेपरेटली गुड्स या सर्विस के ऊपर, मतलब वो ना तो वो मिक्स सप्लाई है, ना ही कंपोजिट सप्लाई है, ऐसी सप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक का रेट पता है, तो जो रेट पता है जिस रेट से, तो वो लगा दो उसके ऊपर। कुछ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस है। यहाँ पे आपका मैं बता दूं, पांचों चीज हो चुके हैं। शेड्यूल 1 हो गया है, शेड्यूल 2 हो गया है, शेड्यूल 3 हो गया है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई हो गया है। ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी क्लैरिफिकेशंस हैं जिनमें से काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के 6 बातें अगर आपको पता है, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो टीनेंसी राइट करके एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। अगर हम अपने टीनेंसी राइट किसी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो टीनेंसी प्रीमियम है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो हम टीनेंसी राइट अपने ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसको हम क्या सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, टीनेंसी प्रीमियम तो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा था, आईसीआई का एग्जाम्पल है। ओके, अब एक होता है सेल प्रमोशन स्कीम। अब सेल प्रमोट करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारी कंपनी क्या करती है, स्कीम चलाती हैं, जैसे कि फ्री सैंपल या गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो फ्री सैंपल या गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इसमें क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि यार एक के साथ 2 फ्री है, तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम ये मानेंगे, ठीक है ना, कि आप बेच तो 3 ही रहे हो लेकिन प्राइस एक चार्ज कर रहे हो। तो फिर हम ये देखेंगे कि वो कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है ना, या फिर वो मिक्स सप्लाई है, उसी के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा, ठीक है ना। ओके, ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान भी है, ठीक है ना। कोस्ट पेट्रोलियम का पॉइंट है, ठीक है ना। कोस्ट पेट्रोलियम का पॉइंट है, मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, when an oil exploration, ठीक है ना, and production contractor get a license lease to explore the mine and petroleum crude, ठीक है, or natural gases from the government, it enter into the PSC production sharing contract with the government। अब क्या हुआ, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे लाइसेंस दे दो, ठीक है ना। ओके ओके, और मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे मतलब एक लाइसेंस चाहिए आप लोगों से, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं पेट्रोलियम क्रूड वगैरह जो भी है वो निकाल सकूं वगैरह, ठीक है, नेचुरल गैसेस टाइप। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आगे कहता है, रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज नॉट, ठीक है ना, दैट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है ना, बट दैट ऑफ द लेसर एंड लेसी। ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जो है ना पार्टनर नहीं है, गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस दे रही है, वी आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है ना, बल्कि लेसर और लेसी का रिलेशन है यहाँ पे। एज पर दीज प्रोडक्शन शेयरिंग, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर ऑयल गैस, ही गेट्स द फर्स्ट एंटाइटल टू रिकवर द कॉस्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है, ठीक है ना, अब जो भी नेचुरल गैस वगैरह जो भी है, ठीक है ना, अब मैं जब उसको क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपनी कॉस्ट रिकवर करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट रिकवर करूंगा। बाद में जो भी बचेगा, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को मैं क्या कर लूंगा, शेयर कर लूंगा। किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लूंगा। तो यहाँ पे 3 बातें जो आपको पता होना चाहिए। पहला, वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम विच कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन ए ईयर फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कोस्ट पेट्रोलियम। एक वर्ड आता है कोस्ट पेट्रोलियम। कोस्ट पेट्रोलियम का मतलब क्या है कि भैया एज ए कॉन्ट्रैक्ट मेरा तो पैसा लगा है ना, ठीक है ना, उस पेट्रोल को निकालने के लिए, उस गैस को रिकवर करने के लिए, ठीक है, तो मेरा तो पैसा लगा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ तो प्रॉफिट बाद में शेयर करूंगा ना मैं, सबसे पहले तो मैं अपनी जो कॉस्ट लगी है वो निकाल लूंगा। गवर्नमेंट कह रही ठीक है निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वो है कोस्ट पेट्रोलियम, ये एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। फर्दर, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस एंड सेव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एरिया इन ए पॉपुलेशन पर्टिकुलर पीरियड एज रिड्यूस बाय द कॉस्ट पेट्रोलियम इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब जो भी बचेगा, जो कॉस्ट चली गई, टोटल जो निकला वैल्यू थी, उसमें से कॉस्ट जो मेरी कॉस्ट लगी थी वो मैंने निकाल ली। अब जो बचेगा, ठीक है ना, अब जो बचेगा,
ठीक है ना, वो क्या होगा, वो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पेट्रोलियम बोलते हैं उसको, ये भी एग्जेम्प्ट है। अब इस प्रॉफिट में से मैं गवर्नमेंट के साथ शेयर करूंगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट कंसिडर रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। मैं कोई गवर्नमेंट को सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब क्लियर है, तो ये टैक्सेबल नहीं है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट था। एक वर्ड आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव का मतलब होता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव देयर वैल्यू फॉर फ्रॉम समथिंग एल्स। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं। और सिक्योरिटीज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिक्योरिटीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। तो एज पर शेड्यूल 3 क्या होता है, यहाँ पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ और भी एक्सप्लेन कर रखा है, ये भी चाहो तो आप ये भी रीड कर सकते हो। क्लियर है। मोल एंड डाइज का पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आगे चलते हैं, सेल ऑफ लैंड, ठीक है ना। सेल ऑफ लैंड से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, नॉर्मल पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। एक पॉइंट दे रखा है, शेयर हेल्ड इन सब्सिडरी, ठीक है ना, एंड सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। देखो शेयर्स का पॉइंट है, तो शेयर्स के पॉइंट में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है ना। शेयर्स का पॉइंट क्या होता है, शेयर्स भैया, शेयर्स या सिक्योरिटीज एक ही बात है ना। तो शेयर्स जो होते हैं ना वो वही आ जाएगा, शेयर्स वाला, सिक्योरिटीज वाला, ठीक है ना। एज पर शेड्यूल 3 क्या है, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना, चाहे सर्विस है ना ही गुड्स है, ठीक है ना। ओके, आगे डायरेक्टर का एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना पड़ता है कि पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी किस तरीके से, मतलब ये पॉइंट आरसीएम वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से दे रखा है, वहां पढ़ोगे आप, ठीक है ना, कि भैया किसकी कैपेसिटी में, ठीक है ना, मतलब जो डायरेक्टर है वो अपनी सर्विस कैसे दे रहा है, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, आप रेंट पे दे रहा है, अपना रिमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको याद भी आ होगा। बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, बाकी में कुछ नहीं है। तो आई होप क्लियर है, बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है ना। मैं फिर से याद दिला दूं, पूरा चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चैप्टर है, ठीक है ना। मोटा मोटा 6 चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, और बाकी कुछ क्लैरिफिकेशन, चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत बड़ा है, ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। और अप्रिशिएट करने के लिए आप जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसके मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही एक चैप्टर का नोट्स प्रिपेयर हो रहा मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए क्लियर करा देंगे 100%, ठीक है ना। प्लस में वो जितना भी लो का पोर्शन है, लगभग 15 से 20 नंबर की वेटेज आपको मिलेगी ही मिलेगी कम से कम, पेपर नंबर 6 के अंदर लो की वेटेज, वो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम करने वाले हैं अमेंडमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स कैसे दूंगा मैं आपको। पहले तो मैं आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स दूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के अंदर कितनी अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी तो सबकी एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सबको मर्ज करके एक पीडीएफ बना के, है ना, ठीक है। तो और उसका एक प्रॉपर वीडियो 4 से 5 घंटे का वीडियो, ठीक है, पूरा का पूरा सभी अमेंडमेंट्स का एक साथ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स May 25 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। और सबसे पहले शुरू करेंगे सप्लाई चैप्टर से। लेकिन इससे पहले कि मैं अमेंडमेंट्स स्टार्ट करूं सप्लाई चैप्टर की, कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो क्या है ये कुछ बातों में कि भैया ये जो अमेंडमेंट्स होती है ना, जो May 25 या हर बार जो अमेंडमेंट आती हैं, और May 25 या May 24, ठीक है ना, यानी मे वाला जो अटेम्प्ट रहता है, उसमें अमेंडमेंट्स जो होती है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, ठीक है। अभी जो May 25 का जो पेपर आने वाला है उसमें लगभग 20 से 25 नंबर तक की जो अमेंडमेंट होंगी ना, जो की बार आई है, वो अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगी। अब कई लोगों का सवाल होता है कि अमेंडमेंट कितनी बार रिवीजन काफी होता है। मैं कहूंगा कम से कम 10 बार रिवीजन कर लो आप, यानी कि आप चाहे तो ये पीडीएफ निकाल सकते हो आप, है ना। तो आप, है ना, 10 बार ऐसे सर्कल लगा लेना, एक बार रिवीजन करो, ठीक है ना, तो उसको एक बार सर्कल कर लो, दूसरी बार करो दूसरे कलर से कर लो, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते ना 10 बार आपको पता लग जाएगा कि भैया मैंने 10 बार रिवीजन कर लिया। 10 बार रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है करना, 10 बार का मतलब ये नहीं है, देखिए जब आप पहली बार करोगे तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगे, दूसरी बार करोगे तो 1 घंटा लगेगा, तीसरी बार करोगे तो आधा घंटा लगेगा, चौथी बार तो आपको याद ही हो जाएगा। आप बस अपने आराम से सोने से पहले आराम से आंखें बंद करोगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आपको अमेंडमेंट याद आनी शुरू हो जाएंगी। 5वीं बार आप कहीं पे मेट्रो में जा रहे हो वहां पे कर लो, 6वीं
कभी बार, ठीक है ना, जॉब पे बैठे हो, आधा जॉब कर रहे हो मान लो एग्जांपल के तौर पर, आधा घंटे का ब्रेक मिला है, उसमें से आपने थोड़ा टाइम बच गया 10 मिनट, 10 मिनट में होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से कुल मिला के 10 बार तो इसका रिवीजन करना है, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए अमेंडमेंट्स, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की गलती ना हो और हमारा कोई नंबर यहाँ से ना कटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं चैप्टर यहाँ पे देने वाला हूँ, सप्लाई चैप्टर की आज अमेंडमेंट करेंगे। बिल्कुल आराम से वीडियो देखना। अमेंडमेंट्स आपको ऐसे लगेंगे कि कुछ है ही नहीं, आपको लगेगा जैसे हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सप्लाई चैप्टर, ठीक है, अमेंडमेंट्स फॉर May 25, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला सवाल आता है कि सर कितनी अमेंडमेंट्स यहाँ पे आई हैं। तो सप्लाई चैप्टर के अंदर दोस्तों 4 अमेंडमेंट्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। पहली अमेंडमेंट जो पढ़ेंगे वो है सेल्वेज वैल्यू, उसके बाद एक वारंटी करके अमेंडमेंट है, उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज और ईशॉप ESPP RSU। ये 4 अमेंडमेंट्स हैं। ये आप लोग या तो पीडीएफ निकाल लेना, वरना इसको लिख लेना, आप एक रजिस्टर लगा लो अलग से, अपने हिसाब से वहां पे लिख लो, ठीक है ना। अब एक एक चीज करेंगे। चलिए सबसे पहली अमेंडमेंट हम करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ते थे, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। मैंने कार खरीदी मान लो, ठीक है ना, है, फिर वो 10 साल के बाद कबाड़ी में बेचने, तो वो जो कबाड़ी में जो बेच रहा हूं मैं, कबाड़ी में बेचने से जो पैसा आएगा वही तो सेल्वेज वैल्यू है ना। तो उसी को सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। उसी के ऊपर, ठीक है ना, उसी के ऊपर एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू, ठीक है ना, उसका क्या ट्रीटमेंट होएगा वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्या है सब चीजें, लेकिन इसको कवर करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि ये अमेंडमेंट खत्म है, बिल्कुल गारंटीड है मेरी, ठीक है ना, कि आपको अगर ये एग्जाम्पल खत्म तो समझ लो अमेंडमेंट खत्म, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हर एक अमेंडमेंट के साथ मैंने इस तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो मैंने एक कार खरीदी, जबकि मुझे कार वार, ठीक है, गाड़ियां वाड़ियां पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं मैंने एक कार खरीदी, 50 लाख रुपए की मैंने एक कार खरीद ली है, ठीक है, और मैं रोड पे जा रहा था, है ना। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गाने वाने चलाते हैं, वैसे कुछ करके, मतलब पूरा म्यूजिक व्यूजिक बजा के एकदम बढ़िया से और गाने वाने गाते हुए मैं जा रहा था, ठीक है ना। और मैं जो है रास्ते में स्पीड भी थी काफ़ी, तो मेरा हो गया भाई एक्सीडेंट, है ना। तो एक्सीडेंट हो गया, अब मैं तो बच गया, है ना, लेकिन कार नहीं बच पाई, कार नहीं बच पाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मुझे याद आया, अरे कार का तो इंश्योरेंस था, और कार का जो इंश्योरेंस होता है, या ठीक है ना, यानी मोटर व्हीकल्स वगैरह के जो इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता है दोस्तों, उनको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। मेरा इंश्योरेंस यानी इंसान का इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। कार का इंश्योरेंस यानी जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब मैंने इंश्योरेंस वालों को कॉल किया कि जी ऐसी ऐसी बात है, वो लोग आए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये है कार, हाँ ठीक है ठीक है, पूरा जायजा लिया और उन्होंने बोला कि जी देखो ऐसा है, ठीक है ना, आपका इंश्योरेंस क्लेम जो आपने बोला है, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया। मैं कौन हूं, जिसने इंश्योरेंस कराया था कंपनी से, जनरल इंश्योरेंस करा रखा था मैंने कार का, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 10 लाख रुपए पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कार तो अब कबाड़ा बच गई ना, बिल्कुल कबाड़ा बच गई, ठीक है ना, कार तो खत्म। मैंने जो इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 10 लाख रुपए दे देंगे, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलता है दोस्तों, आपको पता होगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी लगता नहीं है। पहली बात तो ये होगी, मान लो वो 10 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी चलो 10 लाख रुपए दे देते हैं आपको, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं, इसमें तो किसी तरीके का डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर 2 बातें हो सकती है मेरे साथ। क्या हो सकती है 2 बातें, एक तो ये हो सकता है कि वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मुझे दे दे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि वो मुझे 9 लाख रुपए दे। क्यों, 1 लाख रुपए जो मेरी कार डैमेज हुई ना, मतलब बिल्कुल कबाड़ होगी, एकदम टूट फूट गया, टूट फूट होने के बाद उस कार की वैल्यू भी तो बची होगी ना, कबाड़ी में बेचूंगा तो 1 लाख रुपए तो मिलेंगी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, देखो जी कार के पैसे हम देने वाले हैं, आपका इंश्योरेंस बनता है 10 लाख रुपए, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए की गाड़ी तो बची है ना अभी, तो वो तो मिलेंगे नहीं, गाड़ी आप अपने पास रखो, ठीक है ना, आप उसको बेच के पैसे ले लेना, ठीक है ना, हम आपको 9 लाख रुपए दे देते हैं। यानी कि जो सैल्वेज कार है, यानी जो कबाड़ी कार है, वो मेरे पास पड़ी रहेगी, है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी उस 1 लाख रुपए पे थोड़ी ना कोई जीएसटी भरेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, कंपनी क्या कर रही है, 10 लाख रुपए मुझे पे कर रही है, 10 लाख रुपए पे कर रही है और कह रही है कि भैया चलो ये कबाड़ी कार हम अपने साथ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कबाड़ी कार उनकी हुई,
अब कबाड़ी कार उनकी हुई तो कबाड़ी कार का करेंगे क्या वो, एक बात बताओ, अपने पास थोड़ी रखेंगे, ठीक है ना, किसी न किसी जाके कबाड़ वाले को बेचेंगे, तो वो उनके लिए सप्लाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे उनको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप एकदम से एग्जैक्ट क्लियर होगा बिल्कुल। अब यही चीज यहाँ पे वैसे इंग्लिश में लिख रखी है स्टडी मेट में, वही मैंने यहाँ पे चिपका दिया, बस थोड़ा सा अपने तरीके से चिपकाया है, ठीक है ना, कि प्रेजेंटेशन मतलब इस तरीके से दे दिए, लैंग्वेज पूरी की पूरी है स्टडी मेट की एज इट इज लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों, ठीक है ना, कार, और कार का क्या, इंश्योरेंस, यानी कि कौन सा इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कार का डैमेज हो गया, ठीक है ना, और मैंने क्लेम किया, मैं कौन हूं, इंश्योरर, है ना, क्लियर है। अब दो बातें हो सकती हैं, क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है ना, या तो भाई साहब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जो 10 लाख रुपए की कार थी उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करके मेरे को 9 लाख रुपए दे देंगे, या तो ये बात हो सकती है, यानी क्या कह रहा हूं यहाँ पे, डिडक्ट वैल्यू ऑफ सेल्वेज, सेल्वेज वैल्यू कितनी थी मेरी कार की, 1 लाख रुपए, फ्रॉम कहां से माइनस करना है, अमाउंट पेड बाई इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस, मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हैं ना वो, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करके 9 लाख रुपए, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहता है सेल्वेज रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरर, इंश्योर्ड, ठीक है ना, यानी कि इंश्योर कौन है, मैं, ठीक है ना, यानी कि वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है ना, तो मैं हो गया, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, यानी कि ब्रो, है ना, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी कार का, तो भैया कबाड़ी की कार तो मेरे पास ही रहेगी ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो उसके पैसे काट लिए कि भैया तुम इसको बेच लेना, 1 लाख रुपए ले लेना आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, को कोई भी जीएसटी पे यहाँ पे नहीं करना है। आई होप क्लियर है। अब दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि 10 लाख रुपए, ठीक है ना, क्लेम के बनते थे और उन्होंने कोई पैसा काटा नहीं, ठीक है ना, 10 लाख रुपए दे दिए, अब वो कबाड़ी की कार भी ले गए अपने साथ, कबाड़ी की कार ले गए, ठीक है ना, तो वो करेंगे क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले कबाड़ी की कार का, डेफिनेटली वो उसको बेच देंगे कबाड़ वाले को, यानी सप्लाई हो जाएगी उनके लिए, ठीक है ना, और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनकी जीएसटी लग जाएगी उसके ऊपर। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, बोलो डन, ठीक है जी। चलिए पहली अमेंडमेंट यहां पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। दूसरी अमेंडमेंट ये वाली, अब ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस अमेंडमेंट को कराऊं, मैं पहले आपको थर्ड अमेंडमेंट कराने वाला हूं, यानी कि तीसरी अमेंडमेंट हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी अमेंडमेंट पे आ जाओ जरा, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये है आपकी थर्ड अमेंडमेंट, ये रही। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, मैं दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में रहता हूँ किराए पे, ठीक है ना। अब मैंने सोचा यार मैं अपना फ्लैट ले लूँ, मैं अपना एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि चलो यार मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं और क्यों ना मैं एक अपना अपार्टमेंट खरीद लूँ, अपना एक फ्लैट ले लूँ, ठीक है ना। और मान लो मैंने सोचा कि मैं जो फ्लैट है ना, वो फ्लैट लूंगा मैं प्रीति विहार में, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति को मैंने बोला कि भैया मेरे को फ्लैट दिखाओ कोई, है ना, तो उसने बोला जी कहाँ लेना है फ्लैट, मैंने कहा कि जी फ्लैट चाहिए मेरे को प्रीति विहार में। उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा एक फ्लैट दिखाया, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो मेट्रो से बहुत दूर है, मेट्रो के पास दिखाओ। यानी कि वो कह रहा है कि जी देखो मेट्रो के पास का मतलब आप बोल रहे हो प्रेफरेंशियल लोकेशन, यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन मतलब, ठीक है ना, यानी कि मैं लोकेशन प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसी लोकेशन जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं कह रहा हूँ मेट्रो के पास होनी चाहिए। तो उसके तो फिर कुछ ना कुछ मतलब वैसा ही फ्लैट अगर थोड़ा सा दूर लूंगा मेट्रो से तो सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां पे महंगा मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसमें ऐड होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अपार्टमेंट ले रहा हूं तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसमें ऐड होते हैं, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसी का पार्ट है, क्लियर है, ठीक है, बोलो क्लियर है। यानी कि जब वहां पे फ्लैट बनाया गया तो डेफिनेटली ये सोच के बनाया ना, ठीक है ना, कि भैया यहाँ पे मेट्रो है, मेट्रो के पास है, ठीक है, तो वो लोग उसको महंगा बेचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। मान लो 10 करोड़ का बेच रहे हैं तो 2 करोड़ वो इस बात के ले रहे हैं कि भैया मेट्रो के पास है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये तो होगी कंपोजिट सप्लाई, ये तो क्या होगी दोस्तों, कंपोजिट सप्लाई। क्यों, क्योंकि इसमें मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई तो हो गया भैया कंस्ट्रक्शन सर्विस, ठीक है ना, और सेकंड सप्लाई ये होगा, है ना, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज दे रहे वो, है ना, तो ये तो नेचुरली बंडल भी होगा, है ना, नेचुरली बंडल हो गया। तो आपको पता ही है नेचुरली बंडल अगर होता है तो कंपोजिट सप्लाई हो जाता है। तो मेन सर्विस क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की सर्विस। तो जो कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जो जीएसटी रेट लगेगा, जो मेन सर्विस पे जो जीएसटी रेट लगेगा वही उस पर भी रेट लग जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, बोलो डन, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, बिल्कुल इसमें कुछ था ऐसा नहीं। चलिए अब यहां पे आ जाता है एक और अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट नंबर 4, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट करा दी है, थर्ड करा दी है और फोर्थ करा रहा हूं, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए
अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये अमेंडमेंट क्या कहती है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, ये रहा। अगर ये समझ में आ गया तो ये अमेंडमेंट आपको तुरंत याद हो जाएगी अभी के अभी। अब इसको समझना है, हमें क्या समझना है, देखो जी, क्या होता है, एक है ना होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर एक उसकी सब्सिडरी कंपनी, यानी इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना, और इंडियन सब्सिडरी कंपनी है ना, उसके एम्प्लॉय हैं, यानी जो उसके पास काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो इंडियन सब्सिडरी कंपनी है ना, ये अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि भैया देखो, अगर आप हमारे पास कुछ साल काम करते हो, 5 साल 10 साल कुछ टाइम तक अगर काम करते हो, जो भी पीरियड है, ठीक है ना, तो हम आपको एक ऑप्शन देंगे, ठीक है ना, आप जो है फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो हमारी है उसके शेयर दिला देंगे आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना, अगर ऐसा करते हो तो। अब मान लो एम्प्लॉय उतने साल तक काम कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना, फ्री में अपने एम्प्लॉइज को फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो कि डायरेक्टली उनको अपने शेयर दे रही है, ठीक है ना, उसके शेयर दिलवा देती है कि चलो भाई तुम्हें शेयर दे देते हैं, क्योंकि तुमने इतने साल काम किया जैसा कि हमारा प्रॉमिस था, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऐसा कुछ सुना होगा पहले भी, है ना, क्लियर है। अब इस केस में क्या जीएसटी लगेगा, तो पहली बात तो यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है क्या, कि अगर शेयर्स या सिक्योरिटी है, उसके परचेज या सेल करने पर ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है दोस्तों, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, शेड्यूल 3 की नेगेटिव लिस्ट में आता है ये, ठीक है ना, इसलिए ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी के साथ, ठीक है ना, दूसरी बात रख पाऊं। आई होप क्लियर है पहला, ठीक है। दूसरा केस, दूसरी बात हम पढ़ते हैं। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अब, ठीक है ना, इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर जो दे रही है वो फ्री में दे रही है, लेकिन फॉरेन होल्डिंग कंपनी क्या कहेगी कि भैया इंडियन सब्सिडरी कंपनी हमने अपने अपने शेयर से आपके एम्प्लॉय को दिए हैं, तो इंडियन सब्सिडरी कह रही है चलो ठीक है जी, बताओ आपके कितने पैसे बनते हैं, वो कह रहे हैं कि चलो 100 रुपए का एक शेयर था, आप 100 रुपए दे दो, ठीक है ना, बात खत्म। 100 रुपए था, 100 रुपए आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलेंगे दोस्तों कोस्ट टू कोस्ट बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? कोस्ट टू कोस्ट बेसिस, यानी जितने का शेयर इन्होंने दिया है, ठीक है ना, इन्होंने फ्री में जितने का शेयर दिया है, इंडियन सब्सिडरी कंपनी उतना अमाउंट रिइंबर्स कर रही है, लो जी 100 रुपए ले लो। तो इसको ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने फॉरेन होल्डिंग कंपनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। चलो एक और कलर ले लेते हैं और अगली बात रखते हैं, और उसके बाद ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे एक बात और है, ये भी तो हो सकता है ना, क्या, ठीक है ना, देखो इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने अपने शेयर एम्प्लॉय को फ्री में दे दिए, ठीक है ना, यानी अपने शेयर मतलब फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर दिए हैं वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी कह रही है चलो भाई फ्री में मिले तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडियन सब्सिडरी कंपनी तो अमाउंट देगी ना फॉरेन होल्डिंग कंपनी को, यही हमने पढ़ा भी, बिल्कुल देगी। अब फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर दिया उसकी वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन इंडियन सब्सिडरी कंपनी से वो चार्ज कर रही है 120 रुपए, यानी 20 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन ले रही है फॉरेन होल्डिंग कंपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी से। तो यानी कि ये माना जाएगा कि जो इंडियन सब्सिडरी कंपनी ये फॉरेन होल्डिंग कंपनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, और यहां पे जीएसटी भी लग जाएगा, लेकिन जो जीएसटी लगेगा ना दोस्तों वो आरसीएम बेसिस पे लगेगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर चार्ट क्लियर है तो इसका मतलब है दोस्तों सारे पॉइंट खत्म हो गए यहां पे, और कुछ भी है नहीं। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, ठीक है ना, ESPPRSU, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय थ्रू किसके द्वारा? ओवरसीज होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी के द्वारा, होल्डिंग कंपनी के शेयर दे रही है इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे ये बता रखा है कि भैया कई बार ऐसा होता है कोई इंडियन कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है, ठीक है ना, कि भैया अगर आप हमारे यहाँ पे इतने टाइम तक काम करोगे तो भैया हम अपने फॉरेन होल्डिंग कंपनी के आपको शेयर दे देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन दे रहे। अगर एम्प्लॉय मर्जी है, मतलब एम्प्लॉय ले या ना ले वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि फॉरेन होल्डिंग कंपनी तो दे देगी इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर्स, है ना, तो उसको रीइंबर्स भी तो करना पड़ेगा ना अमाउंट, यानी जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी को उतना ही अमाउंट रीइंबर्स करेंगे जितना का शेयर होगा। ये बात बता रखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अब यहाँ पे पहली बात तो यही बता रखा है, ठीक है ना, जो कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, यहाँ पे
क्या बताया था मैंने, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्री में शेयर दे रही है ना, क्लियर है, और फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर रही है, तो इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है ये, और यहाँ पे कोई भी जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। आई होप एकदम से क्लियर होगा। अगली बात पे चलते हैं, और अगली बात रखने के लिए अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट मैंने जो दूसरा कराया था, ठीक है ना, आपको याद होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, कोस्ट टू कोस्ट बेसिस वाला। इसमें मैंने क्या बताया था कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को बोलती है कि जी आपने हमारे एम्प्लॉय को जो शेयर दिए उसकी वैल्यू बताओ, कितने का शेयर था। उसने कहा जी 100 रुपए था। चलो 100 रुपए था, आपको कितने चाहिए? वो कह रहा है 100 रुपए दे दो, यानी कोस्ट टू कोस्ट बेसिस 100 रुपए था, 100 रुपए दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, ना ही इस पे ऊपर जीएसटी लगेगा। यही पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बता रखा है, ठीक है ना, क्या? कोस्ट टू कोस्ट बेसिस, ठीक है ना, और इसको ना तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे दोस्तों, और ना ही इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आई होप क्लियर है। अगला पॉइंट वही जो यहाँ पे बता रखा है, ये वाला, ठीक है ना, कि भैया ये भी तो हो सकता है ना, इसने जो शेयर दिया है एम्प्लॉइज को वो है तो 100 रुपए का, पर इंडियन सब्सिडरी कंपनी से 120 रुपए ले रहा है, तो 20 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन ले रहा है, तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा और आरसीएम पे टैक्स लगेगा, ठीक है, आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये पॉइंट यहाँ पे बता रखा है। आइए इसके ऊपर यही देखते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी से 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, एडिशनल कंसिडरेशन ले रही है। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके ऊपर इसका मतलब जीएसटी भी लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे और आरसीएम के अंदर, ठीक है ना, टैक्स लग जाएगा इंडियन सब्सिडरी कंपनी। बोलो डन? आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ये तो हो गए। तो यहां पर 3 अमेंडमेंट हो गए दोस्तों। फर्स्ट हो गई है, सेकंड छोड़ के थर्ड और फोर्थ हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब सेकंड अमेंडमेंट पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी बड़ी अमेंडमेंट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम होता है ना, कहते हैं ना कि जिस फ्लो में पानी बह रहा है उसी फ्लो के अंदर बहते चलो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, शांति से बस आप फ्लो के साथ बहना। तो ठीक वैसे ही जब मैं कहानी बनाऊं, जब मैं आपको कोई चीज समझाऊं, तो समझ लो वो A to Z जो है वो बस ये इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड अपनी अमेंडमेंट। तो यहां पे आ जाते हैं। ये क्या है? ये जो है ये वारंटी के ऊपर है। अब समझना, देखिए मैं इसके ऊपर एक कहानी पहले आपको सुनाता हूं, ठीक है ना। मैंने अभी एक लैपटॉप खरीदा था, जिंदगी में पहली बार लैपटॉप खरीदा है, ठीक है ना। हाँ, और मैंने लैपटॉप खरीदा था अभी पिछले साल, है ना। उसकी कहानी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो है लैपटॉप खरीदने गया, है ना, और मैंने बोला जी लैपटॉप चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, 70,000 रुपए का लैपटॉप है, ये ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी कोई वारंटी वारंटी है? उन्होंने कहा हाँ 1 साल की वारंटी है, कोई दिक्कत होती है तो रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वारंटी है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि जो वारंटी दी है वो मैन्युफैक्चरर ने दी हो, या फिर हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने दी हो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है ना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मतलब मैंने जो जिस दुकान से खरीदा, मैंने उनको बोला कि भैया ये जो लैपटॉप मैं ले रहा हूँ, आप बताओ इसकी वारंटी वारंटी 1 साल की आपने दी है, ठीक है, 1 साल के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो कह रहे हैं कि जी देखो, ठीक है ना, हमने लैपटॉप बेच दिया है, अब आप चले जाना नेहरू प्लेस में, वहां जाके इसके जो है ऑफिस है, वहां से आपको रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी या जो भी है, ठीक है। एक तो तरीका यानी कि मैन्युफैक्चरर से। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ले आना, है ना। चलो ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर 1 साल के अंदर अंदर मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है यानी वारंटी पीरियड में, ठीक है ना, तो मैं जाऊंगा, वो ठीक करके देंगे या रिप्लेस करेंगे, जो भी करेंगे उसके लिए मेरे से पैसे थोड़ी लेंगे वो। नॉर्मली ये होता है ना। तो ये बात यहाँ पे बताओ, इंग्लिश में लिख रखी कुछ भी नहीं है। तो ये तो होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया वो। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ा देते हैं और आगे चलते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, वारंटी के पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, है ना। अब इसके 3 केस बना के इन्होंने दे रखे हैं, 1 बाय 1 चलना प्लीज, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट और फ्लो के हिसाब से बहना है आपको बेस्ट। तो सबसे पहले जाते हैं दोस्तों केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ना ये बता रखा है, ठीक है ना, कि भैया मेरे को वारंटी मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन वारंटी कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर दे रहा है, ठीक है ना। कस्टमर यानी कि मेरे को जो वारंटी दे रहा है ना, जिस कंपनी का मैंने लैपटॉप लिया, मान लो मैंने एचपी का लैपटॉप लिया, तो एचपी जो है कंपनी है यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे को वारंटी दे रही है। अब 2 बातें हो सकती हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत यहां पे रहेगी नहीं। पहली बात तो क्या हो सकता है कि
मान लो उसमें कुछ दिक्कत आती है, लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है और 1 साल का टाइम पीरियड था वारंटी का, और 1 साल के अंदर कोई दिक्कत आई और मैं चला गया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, या तो वो रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, पर मेरे से पैसे नहीं लेते विदाउट कंसिडरेशन, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे मेरे से, कोई पैसा नहीं ले रहे। अब खुश होने वाली बात नहीं है इसमें, आपको लगेगा अरे भाई कितनी अच्छी बात है, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब उन्होंने ओरिजिनली मेरे को मतलब वो गुड्स बेचा था ना, यानी लैपटॉप बेचा होगा, ठीक है, तो दोस्तों रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होती है ना, रिपेयर या रिप्लेसमेंट की कॉस्ट, वो ऑलरेडी उस टाइम पे इंक्लूड होती है, ठीक है ना, और उसके ऊपर टैक्स भी ऑलरेडी पे होता है उस टाइम पे, हमने उसके ऊपर टैक्स भी ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी ओरिजिनल सप्लाई जब उन्होंने किया होगा, लैपटॉप मेरे को जब बेचा होगा उसके अंदर, ठीक है ना, ये जो अमाउंट है ना ये ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है ना, इसलिए जब मैं जाऊंगा 1 साल के अंदर अंदर तो उस टाइम पे मेरे से अलग से चार्जेस नहीं लेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अलग से चार्जेस लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि वो अलग से चार्जेस ले, ठीक है ना, अगर विद कंसिडरेशन मैं लैपटॉप लेके गया, उन्होंने बोला जी कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है ना, जो एडिशनल कंसिडरेशन उन्होंने लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो सप्लाई हो जाएगी उस टाइम पे, डन, ठीक है, बिल्कुल कुछ था नहीं इसमें, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बात थी नहीं इसमें, आपको लगी हो कि भैया पता नहीं क्या सीखा नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। अब लेकिन केस नंबर 2 आ जाते हैं। केस नंबर 2 बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्कुल आराम से। अब केस नंबर 2 में क्या है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, पहले वाले में था मैन्युफैक्चरर ने मेरे को, मैन्युफैक्चरर ने, यानी मान लो मैंने एचपी का लैपटॉप लिया तो एचपी जो कंपनी है, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को, मैन्युफैक्चरर ने मेरे को वारंटी दी थी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी दे रहा है कस्टमर को, यानी कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है जिससे मैंने खरीदा, जिससे मैंने सामान खरीदा, वो कह रहा है कि जी कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, ऐसा होता है ना, हम बैठे हैं, ये ज्यादातर लोग जो हम बैठे हैं कहने वाले होते हैं ना, ये बाद में बैठे नहीं होते हैं, फिर ये हाँ एकदम से खड़े हो जाते हैं कि अरे ये कौन आ गया, हम तो जानते भी नहीं आपको भाई साहब, है ना। चलिए, तो यहां पे अब एक बात मैं आपको बता दूं, केस नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को वारंटी दे रहा है, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब मेरे को वारंटी दे रहा है तो 3 प्रॉब्लम हमारे सामने यहां पे निकल के आती है, यानी 3 इशू है हमारे सामने, 3 प्रॉब्लम निकल के आती हैं, वो ये तीनों प्रॉब्लम हम यहां पे डिस्कस करेंगे एक एक करके केस नंबर 2 के अंदर, जब डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी देता है कस्टमर को। पहली प्रॉब्लम क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों और तुरंत आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर जीएसटी वुड बी पेबल ऑन रिप्लेसमेंट रिपेयर प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर वारंटी दे रहा है ना, और उसके पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो पैसे चार्ज नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई जीएसटी है ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, या फिर वो पैसे चार्ज कर रहा है, एडिशनल कंसिडरेशन ले रहा है कुछ, तो फिर जीएसटी है, सप्लाई बन जाएगा, वो बेसिक सी बात है, बताओ इसमें कुछ भी था नहीं, पहला इशू खत्म होगा। चलिए ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यानी कि दूसरी समस्या क्या निकल के आ सकती है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा इशू क्या आता है इस केस में, whether any supply is involved between the distributor and manufacturer in case of replacement of goods and its part by the distributor। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझेंगे और आपको तुरंत जो है ये चीज समझ में आ जाएगी, कुछ भी इसके अंदर आपको लगेगा नहीं, ठीक है, बहुत एक एक करके समझेंगे। तो इशू नंबर 2 है, अब इशू नंबर 2 के अंदर पहला पॉइंट इन्होंने कुछ दे रखा है, आइए इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द गुड्स और पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर द वारंटी। मेरे लैपटॉप में 1 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है, मैं गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस कैसे किया डिस्ट्रीब्यूटर ने, हो सकता है उसके स्टॉक में कोई लैपटॉप पड़ा था, उसने उठा के मेरे को दे दिया, या उसके पास लैपटॉप नहीं पड़ा था पर उसने किसी थर्ड पार्टी से परचेज करके मेरे को दे दिया, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ना, एंड चार्ज कंसिडरेशन फॉर पार्ट्स और रिप्लेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जी देखो जी हमने तो ना किसी दूसरे बंदे से माल लेके परचेज करके लैपटॉप आपके कस्टमर को दे दिया है, ठीक है ना, आपके भी आप पे लाओ, अब उसके पैसे हमें दे दो, ये हो सकता है, ठीक है ना, और कह रहा है कि जी ये बात है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी वुड बी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी आईटी से ले लेगी, कंपनी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आईटी से ले लेगी, चलो ठीक है, आई होप डन। अब और क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि भैया इसमें और भी बातें हो सकती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए डिमांड टू मैन्युफैक्चरर फॉर गुड्स और इट्स पार्ट टू द रिप्लेसमेंट बाय हिम, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेड गुड्स और पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द परचेज ऑफ सच रिप्लेसमेंट विदाउट सेपरेट कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे देता है और उसके लिए कोई पैसा भी चार्ज नहीं करता है, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या कहता है कि लाओ जी हमने ये प्रोडक्ट दिया है, अब आप ये प्रोडक्ट हमें दे दो, ठीक है ना। तो क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगी? नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है, तो बस इतना ही बोल रखा है इसमें, और कुछ भी इसमें है नहीं, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ध्यान से समझना। एक है मैन्युफैक्चरर, यानी कि एचपी है ना, कम जो लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है, चलो उनकी बात कर लेते हैं। मान लो मैंने उनका लैपटॉप खरीदा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा। और तीसरा हूं मैं, यानी कि मैं यानी कि, है ना। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना, अब ऐसा हो सकता है ना क्या, कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 लैपटॉप बेचे, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल 1000 लैपटॉप बेचे, है ना। और उस पे जीएसटी वीएसटी पे हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ने आईटीसी वगैरह ले ली है ना। और अब यानी कि जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक लैपटॉप लेके पहुंच गया कि भैया लैपटॉप में गड़बड़ है, उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया, ठीक है। और वो अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटर तो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे काम कर रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरर को कह रहा है कि भैया ठीक है, आप बताओ, एक कस्टमर है वो आया है, क्या करना। तो मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है कि एक काम करो, आप अपने लैपटॉप में से जो हमने आपको दे रखे 1000, उनमें से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है कि वो लैपटॉप थोड़ी ना, उसका तो मैंने आपको पेमेंट किया है, ये है और वो है। तो वो कह रहा है कि एक काम करो, ये मान लो कि 1000 लैपटॉप नहीं बेचे हैं हमने, ये मान लो 999 लैपटॉप बेचे, ठीक है ना। वो कह रहा है फिर, तो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी पे किया है उसका जीएसटी कम हो जाएगा, है ना, उस एक प्रोडक्ट के ऊपर। और कंडीशन है लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी रिवर्स होएगा, आईटीसी उस प्रोडक्ट के ऊपर रिवर्स होएगा, तभी ये होएगा। आई होप क्लियर है। यही पॉइंट यहां पे दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है, ठीक है ना, कस्टमर को आउट ऑफ द सप्लाई। कौन सी सप्लाई से? ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी मैन्युफैक्चरर से। ऑलरेडी रिसीव मतलब 1000 प्रोडक्ट ऑलरेडी रिसीव है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर 1000 प्रोडक्ट में से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आईटीसी रिवर्स करे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी थी। ये पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द गुड्स और इट्स पार्ट टू द कस्टमर अंडर द वारंटी बाय यूजिंग हिज स्टॉक। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, जो कस्टमर है यानी कि मैं हूं, ठीक है ना, मेरा प्रोडक्ट वारंटी में था, उसने प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। कहां से रिप्लेस किया? उसके स्टॉक में पड़ा हुआ था, ठीक है ना। बाद में उसने मैन्युफैक्चरर से वही प्रोडक्ट ले लिया और मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट दे दिया उसको डिस्ट्रीब्यूटर को कि लो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके लिए ना तो कोई कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेपरेट कंसिडरेशन तो हुआ नहीं है, तो इसलिए कोई जीएसटी भी यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। अगले पॉइंट पे चले जाते हैं। अब आ गया इशू नंबर 3, थर्ड इशू पे आ जाते हैं। अब तीसरा इशू, केस नंबर 2 के अंदर तीसरे इशू पे आए हम लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कह रहा है वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिपेयर सर्विस इन एडिशन टू रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, रिपेयर करके दे रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ओके, रिप्लेसमेंट के अलावा कह रहा है ना, टू द कस्टमर, कस्टमर को विदाउट कंसिडरेशन एज ए पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, बट चार्ज मैन्युफैक्चरर फॉर द सच रिपेयर। अब देखो, अब जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की है ना। रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की, उसके बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या दे रहा है, वारंटी दे रहा है ना। और मैं पहुंच गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं जी, हम रिपेयर कर देते हैं, और जो भी पैसा बनेगा रिपेयर का, ठीक है ना, वो पैसा वो किससे ले लेगा, वो मैन्युफैक्चरर से ले लेगा, है ना। मैन्युफैक्चरर को क्या करेगा, वो अलग से एक टैक्स इनवॉइस दे देगा या डेबिट नोट दे देगा, जिस तरीके से भी वो चाहे। तो इसको क्या बोलेगा, इसको ये माना जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, जीएसटी यहाँ पे लगेगा डेफिनेटली। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एकदम मजा आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा है नहीं कि कुछ भी इसके अंदर है, ढंग का कुछ भी नहीं है ना। तो आपको लगेगा, मतलब खुद से पढ़ोगे तो लगेगा अरे दिमाग फट जाएगा कि अरे यार पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ की बातें हैं।
अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी। अब आप इसको सुनोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं है। तो अब मान लो मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, मैंने लैपटॉप खरीदा। अब मैंने लैपटॉप खरीदा और कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो जिस बंदे के पास, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के पास लैपटॉप खरीदा, वो क्या कह रहा है, ये सच्चाई में हुआ था ऐसा। वो मुझे, जब मैं लैपटॉप खरीदा ना तो मुझे कह रहा था कि देखो मैं तो कस्टमर हो गया है ना, तो वो मुझे क्या कह रहा था, सर एक काम कर सकते हो, 1 साल की वारंटी की जगह पे 2 साल वारंटी करा लो, ठीक है ना। अब एक तो ये हो सकता है कि जब उसने मेरे को लैपटॉप बेचा, ओरिजिनल सप्लाई की, यानी कि जिस टाइम पे मुझे लैपटॉप बेच रहा है उसी टाइम पर, या तो ये हो सकता है कि उसी टाइम पर मैं क्या करा रहा हूं, अपनी वारंटी एक्सटेंड करा रहा हूं, यानी 1 साल की मैंने 2 साल करा ली, ठीक है ना। तो 2 साल करा ली तो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा वो, ठीक है ना, कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, जो मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई तो भैया ओरिजिनल सप्लाई है ना, जो रेट लगेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर जो रेट लगेगा वही उसके ऊपर रेट लग जाएगा, ठीक है ना। बोलो डन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि भैया मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, एक्सटेंड नहीं करानी मेरे को वारंटी, लेकिन 1 साल वारंटी खत्म होने के बाद फिर मैं पहुंच गया कि मेरे को वारंटी एक्सटेंड करानी है, कर दो आप, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उसको सेपरेट सप्लाई माना जाएगा और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है ना, और उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, उसको अलग से सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मान के उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। यानी कि 2 बातें होंगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूं कंपनी से, तो कंपनी हमें ऑफर देती है कस्टमर को कि भैया आप चाहो तो अपनी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो, 1 साल की वारंटी मिली है, 2 साल की करा लो, 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है ना। या तो हम उसी टाइम पे करा लेते हैं, उसी टाइम पे करा लेते हैं तो कंपोजिट सप्लाई बन जाता है, ठीक है ना, वही रेट लगेगा जो ओरिजिनल सप्लाई पे लग रहा है। या फिर बाद में जाके कराएंगे, बाद में जाके कराएंगे तो अलग से सप्लाई माना जाएगा उसको, और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा अकॉर्डिंगली। बोलो डन, ठीक है ना। यहाँ पे सारी अमेंडमेंट हो गई है दोस्तों, और ये सीट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग ये प्लीज अमेंडमेंट बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है ना। और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। मैंने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी के जो मैराथन बनाया था उस पर 70,000 से ज़्यादा व्यूज हुए हैं, ठीक है ना। और मतलब इतने ज़्यादा लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं किसी को बताता भी नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मतलब किसी को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं कि मैं मतलब क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये नोट्स लिखने में एक एक चीज खुद 10 बार पढ़ के, ठीक है ना, उसकी चीजें समझ के, इधर उधर ऐसे समझ के कि यार क्या है बेसिकली राइट कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि कंटेंट की राइट डिलीवरी हो, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, आधी अधूरी इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप आधी दूरी इंग्लिश है और उसको पढ़ के, होता है ना कई बार कंटेंट कम होता है, ठीक है ना, उस कंटेंट को शॉर्ट करने के चक्कर में। देखिए मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डिटेल में और ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी करना है और लैंग्वेज पे एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है ना। क्योंकि आधे अधूरे कंटेंट से ना, ठीक है ना, उसका कुछ और ही मीनिंग निकल जाता है, ठीक है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, और कमेंट जरूर किया करो यार प्लीज, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाओ प्लीज, ठीक है, सब्सक्राइबर भी बहुत कम है क्योंकि इतने वीडियो डाल दिए मैंने, मतलब इतनी मेहनत की है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है। और सब कुछ मैंने यहाँ पे फ्री में दे रखा है, ठीक है। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है ना, और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, इवन कॉल भी करते हैं, मैं तब भी उनसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आप भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।